बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। बहुत दिनों से आप इस बात की प्रतीक्षा में थे कि पूरी की पूरी इंडियन पॉलिटी यूट्यूब पर कब आएगी, यानी फ्री में कब पढ़ने को मिलेगा। आपकी इसी डिमांड को फुलफिल करने के लिए मैं आप सभी के लिए सीरीज लेकर आया हूँ। इस सीरीज में एम लक्ष्मीकांत के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एग्जाम के लिए ज़रूरी हैं, उन टॉपिक पर मैं आप सभी के समक्ष चर्चा करूंगा। सबसे पहले तो एम लक्ष्मीकांत सर को आभार कि उनके द्वारा लिखे गए उस सोर्स का इस्तेमाल मैं आपको पॉलिटी पढ़ाने में करूंगा। मेरे भाइयों, ये सीरीज आपके भीतर फैक्चुअल अप्रोच क्रिएट करने के लिए, कॉन्सेप्चुअल अप्रोच क्रिएट करने के लिए जरूरी है। आपको इसे अपने दोस्तों के मध्य शेयर करना है और खुद भी रोजाना 40 से 50 मिनट का समय निकालकर पढ़ना है। इस समय अगर आप इंडियन पॉलिटी तैयार करना चाहते हैं तो इसी यूट्यूब चैनल पर आप दो सेशन देखिए। एक तो इसे देखिए, रोजाना शाम को 8 बजे ये अपलोड होगा। अगर आप 8 बजे नहीं भी देख पा रहे हैं तो 24 घंटे में आप कभी भी देखिए। 40-50 मिनट आप इस पर दीजिए। और इसके साथ साथ सुबह 7 बजे मेरा एक 20 मिनट शो आता है जिसमें 4 सवालों के साथ मैं 40 बातें आपको बताता हूँ। तो इन दोनों को मिलाकर आपको 60-70 मिनट देना है। और इस 60-70 मिनट को अगर आप लगातार 2.5-3 महीने तक देते रहे तो मेरा दावा है कि आपके भीतर पॉलिटी की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। तो जो लोग यूपी पीसीएस की तैयारी करते हैं या वीओ की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं जहां पर इंडियन पॉलिटी से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, उनके लिए ये सीरीज इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो अपना टॉपिक होगा वो होगा मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान का निर्माण। तो संविधान के निर्माण, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक से हम लोग शुरू करेंगे और ऐसे टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है वो मैं कवर करूंगा। जरूरी नहीं है कि किताब में जिस सीरीज में है उसी सीरीज में चले। आपके भीतर बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए जो सीरीज में टॉपिक्स को लेकर चलना चाहिए उस सीरीज में मैं लेकर चलूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं संविधान के निर्माण से ही। तो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का निर्माण। यदि आप भारतीय संविधान के निर्माण की बात देखें तो भारत का संविधान एक सभा ने बनाया जिसका नाम है संविधान सभा। संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मेरे भाई, संविधान सभा एक ऐसी सभा थी जो कि प्रतिनिधियों से मिलकर बनी थी, यानी रिप्रेजेंटेटिव से मिलकर बनी थी। किसी भी देश का संविधान बनाने के लिए जब रिप्रेजेंटेटिव से मिलकर कोई हाउस बनता है, यानी प्रतिनिधियों से मिलकर कोई हाउस बनता है, तो उसे हम संविधान सभा कहते हैं। भारत का संविधान मेरे भाइयों एक ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रकारों में यदि आप देखें तो एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसे डेवलप्ड कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, विकसित संविधान, जो टाइम टू टाइम डेवलप होता है। टाइम टू टाइम जो कानून बनते हैं, जो परंपराएं यानी कन्वेंशंस आती हैं, उन्हीं का मिला हुआ स्वरूप संविधान कहलाता है, जिसे हम डेवलप्ड कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, लाइक इंग्लैंड। लेकिन भारत देश की यदि आप बात करें तो भारत देश में ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन है। ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स निर्मित संविधान। निर्मित संविधान का अर्थ ये होता है कि ऐसा संविधान जो निश्चित समय सीमा के भीतर बनाया जाए। और भारत का संविधान ऐसा है जो कि एक निश्चित समय सीमा के भीतर बनाया गया, यानी एक निश्चित टाइम में बनाया गया। 2 साल 11 माह 18 दिन में बनाया गया ना। तो इसीलिए हम इसे ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और भारत के संविधान को बनाने में संविधान सभा का योगदान रहा, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने भारत के संविधान को बनाया। तो संविधान सभा एक रिप्रेजेंटेटिव हाउस थी। रिप्रेजेंटेटिव हाउस मतलब प्रतिनिधि सदन था। प्रतिनिधि सदन मतलब ऐसे लोग संविधान सभा में गए थे जो पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहे थे, देश की जनता को रिप्रेजेंट कर रहे थे, देश के अलग अलग रीजन को, अलग अलग क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहे थे, देश के अलग अलग वर्गों को, अलग अलग कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी कहा जाता है, प्रतिनिधि निकाय कहा जाता है। तो शुरुआत अपनी यहाँ से होती है कि भाई संविधान सभा ने संविधान बनाया, तो संविधान सभा बनी कैसे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन कैसे हुआ, इसकी क्या संरचना, क्या स्ट्रक्चर है, भारत देश में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई। तो सबसे पहले हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे, डिमांड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा की मांग। तो मेरे भाइयों, यदि आप संविधान सभा की मांग को देखें तो जिस समय भारत देश में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे, यानी जिस समय भारत देश में इंडिपेंडेंस के लिए मूवमेंट चल रहे थे, उसी समय भारत देश में संविधान सभा की भी मांग चल रही थी। यानी पैरेलल उसी के संविधान सभा की डिमांड चल रही थी। और संविधान सभा की मांग करने वाले पहले व्यक्ति का नाम यदि मैं लूं तो 1895 में, 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने अपने एक लेख के माध्यम से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड करी। यानी पहले भारतीय जिन्होंने अपनी लेख के माध्यम से संविधान सभा की मांग करी वो थे बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद 1922 में गांधी जी ने भी ये बात कहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियंस के द्वारा बनाया जाना चाहिए, यानी भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार बनाया जाना चाहिए, भारतीयों द्वारा बनाया जाना चाहिए। ये बात गांधी जी ने भी कही।
मोतीलाल नेहरू को ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में स्पीच देने का मौका मिला, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट में मोतीलाल नेहरू को स्पीच देने का मौका मिला। उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड करी, यानी संविधान सभा की मांग करी। पहली पार्टी जिसने संविधान सभा की मांग की वो थी स्वराज पार्टी, 1934। स्वराज पार्टी ऐसी पहली पार्टी थी जिसने संविधान सभा की मांग की। ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये फैक्चुअल दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होती हैं। जो आपके यहाँ प्रीलिम्स में फैक्ट आते हैं वो यही सारी बातों से प्रेरित होकर आते हैं, तो इसलिए इनको बहुत ध्यान से सुनिएगा। और अगर आपको नोट भी करना हो तो साथ ही साथ आप नोट भी करते रहिएगा। ऑफिशियली यदि आप बात करें औपचारिक रूप से, तो औपचारिक रूप से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड करने वाले जो व्यक्ति थे वो 1934 में एम एन रॉय एक कम्युनिस्ट लीडर हुआ करते थे, मनवेंद्र नाथ रॉय। ठीक है, यहां पर आप फोटो देख पा रहे होंगे। इन्होंने संविधान सभा की मांग करी और 1935 में इस बात को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया कि भारत के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए जो भारत का संविधान बनाएगी। 1938 में मेरे भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर संविधान सभा का गठन हो ऐसी बात करी। संविधान सभा का गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर हो ऐसी मांग उन्होंने करी। वयस्क मताधिकार क्या होता है? वयस्क मताधिकार का अर्थ ये होता है कि एक उम्र सीमा जिसे आप वयस्कता कहते हैं उसको प्राप्त कर लेने के बाद जब राइट टू वोट मिल जाता है, वोट देने का अधिकार मिल जाता है, तो उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। और भारत देश में वयस्कता की जो उम्र सीमा है वो पहले 18 वर्ष थी, सॉरी पहले 21 वर्ष थी, अभी 18 वर्ष है। यानी 18 वर्ष के ऊपर के व्यक्ति को वोट देने का अधिकार आपको भारत देश में नजर आएगा लोकसभा और विधानसभा में। इसे वयस्क मताधिकार कहते हैं। तो उस समय संविधान सभा में जो लोग जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो लोग जाएंगे, उनके लिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव हो ऐसी डिमांड पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी 1938 में। हालांकि ये डिमांड आगे चल के फुलफिल नहीं हो पाएगी। ये डिमांड आगे चल के फुलफिल नहीं हो पाएगी क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अभी 1946 में एस्टेब्लिश होगी, 1946 में जब संविधान सभा गठित होगी, तो वहां आप देखेंगे कि ये बड़ी चुनौती होगी कि पूरे देश की जनता को इंगेज करके चुनाव कराया जाए। इसीलिए वयस्क मताधिकार के आधार पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बनेगी। अभी आगे चल के जब आप बनाएंगे संविधान सभा को, आप देखेंगे उसका इलेक्शन इनडायरेक्ट होगा, अप्रत्यक्ष होगा, ना कि डायरेक्ट जनता चुनेगी। लेकिन ये सवाल आपके यहाँ जरूर पूछा जाता है कि किसने ये बात कही थी कि संविधान सभा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर बने और किसने इस बात की मांग की थी? तो वो मांग पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी कि भैया संविधान सभा का गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर हो। ऐसी डिमांड पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, अब आते हैं संविधान सभा की मांग तो चल रही थी। अब आप देख रहे हैं कि 1895 से यानी 1895 से कंटिन्यू आप देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड चल रही है। लगातार संविधान सभा की मांग चल रही है और 1939 आ जा रहा है और डिमांड चले ही जा रही है। किसकी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। तो अंग्रेजों के कानों में जू नहीं रेंग रही है। लेकिन इसी दौरान ये ऐसा दौर था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ और ऐसे में इंग्लैंड के ऊपर इस बात का दबाव हुआ कि भाई भारतीयों को भी इसमें शामिल किया जाए। अब भारतीयों को अगर शामिल करना है द्वितीय विश्व युद्ध में, तो जाहिर सी बात है कि भारतीयों को कुछ ना कुछ लॉलीपॉप तो देना ही पड़ेगा, है ना। भारतीयों को जब हम लॉलीपॉप देंगे, उनकी मांगों को मानेंगे, तो वो सेकंड वर्ल्ड वॉर में शामिल होने के लिए हाँ करेंगे। खासकर कांग्रेस को भी कुछ ना कुछ लॉलीपॉप देना पड़ेगा। और इसी लॉलीपॉप का नतीजा रहा कि 1940 में एक अगस्त प्रस्ताव आया। उस समय वायसराय हुआ करते थे लॉर्ड लिनलिथगो। और अगस्त प्रस्ताव में आंशिक रूप से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात की गई। यानी संविधान सभा के सिद्धांत को यहां स्वीकार किया गया। आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि पार्शियली संविधान सभा की बात, आंशिक रूप से संविधान सभा की बात कौन से प्रस्ताव में की गई? पार्शियली यानी आंशिक रूप से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा की बात, तो वो भाई अगस्त प्रस्ताव में की गई। ठीक है, ये मत सोच लीजिएगा कि अगस्त प्रस्ताव में एक्सेप्ट कर लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। पार्शियली संविधान सभा की मांग को स्वीकार करने वाला अगस्त प्रस्ताव था। आंशिक रूप से बात की गई से यानी संविधान सभा के सिद्धांत को स्वीकार किया गया इधर। उसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन 1942 में आता है और क्रिप्स मिशन ने स्पष्ट रूप से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करी। यदि आपसे ऐसा सवाल पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा मिशन था जिसने क्लियरली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करी, जिसने स्पष्ट रूप से संविधान सभा की बात करी, तो वो था आपका क्रिप्स मिशन। लेकिन क्रिप्स मिशन की रिकमेंडेशन को ना तो मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट किया और ना ही कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया। कांग्रेस ने इसलिए नहीं एक्सेप्ट किया क्योंकि क्रिप्स मिशन की जो रिकमेंडेशन थी उसमें डोमिनियन स्टेटस की बात थी। डोमिनियन स्टेटस की बात थी यानी कि पूरी तरीके से आज़ादी न मिलने की बात थी, बल्कि अंग्रेजों के नियंत्रण में ही रहकर
भारतीय भारत पर रूल करें, यानी अंग्रेजों के कंट्रोल में ही रह के भारतीय भारत पर शासन करें, यानी शासन में जो पार्टिसिपेशन होगा वो इंडियंस का ही होगा, शासन इंडियन ही करेंगे, लेकिन विद द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, है ना, यानी अंग्रेजी राजा के आधिपत्य में रहते हुए। तो इसलिए कांग्रेस ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि कांग्रेस पूर्ण स्वराज की मांग कर चुकी थी 1939 में कि उसको पूरा इंडिपेंडेंस चाहिए। और मुस्लिम लीग ने इसे इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि मुस्लिम लीग सेपरेट नेशन थ्योरी पर अड़ी हुई थी, पृथक राष्ट्र की मांग पर अड़ी हुई थी, और क्रिप्स मिशन में ऐसी कोई चर्चा डिवीजन ऑफ इंडिया की नहीं थी, दूसरे राष्ट्र की नहीं थी। इस वजह से आप देखें कि इसकी सिफारिशें अस्वीकार कर दी गई, कांग्रेस के द्वारा भी इसकी सिफारिश को रिजेक्ट कर दिया गया, एज वेल एज मुस्लिम लीग के द्वारा भी इसकी सिफारिशों को मुस्लिम लीग के द्वारा भी क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है। इसके बाद 1946 में एक मिशन आया, दैट मिशन इज नोन एज कैबिनेट मिशन। 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर थे। एक थे आपके पैंथिक लॉरेंस जो कि चेयरमैन थे, एवी अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स। फिर से नाम लेता हूं, स्टेफर्ड क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। पैंथिक लॉरेंस चेयरमैन थे। और कैबिनेट मिशन इसी बात के लिए आया कि भारत देश में कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म किया जाए। कैबिनेट मिशन का नाम कैबिनेट मिशन इसलिए पड़ा क्योंकि कैबिनेट मिशन के जिन मेंबर के नाम मैंने आपको गिनाए, ये सारे के सारे मेंबर ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर हुआ करते थे, यानी ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य हुआ करते थे। ठीक है। और इसी मिशन की सिफारिश पर, कैबिनेट मिशन की ही सिफारिश पर हमारे भारत देश में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज एस्टेब्लिश्ड। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर भारत देश में संविधान सभा का गठन हुआ। 1946 में भारत देश में संविधान सभा का गठन हुआ और 1946 में संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की ही सिफारिश पर हुआ। कैबिनेट मिशन ने यह कहा कि भाई संविधान सभा का गठन के लिए आप ये देखेंगे कि भारत देश में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी। अब सवाल ये है कि कैसे बनेगी, तो कैबिनेट मिशन के रिकमेंडेशन के आधार पर बनेगी। तो कैबिनेट मिशन ने जो जो इंपॉर्टेंट बातें रिकमेंड की थी, यानी जो जो महत्वपूर्ण बातें रिकमेंड की थी, और उन रिकमेंडेशन के आधार पर जो संविधान सभा का कंपोजिशन हुआ, यानी संविधान सभा की जो संरचना हुई, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। तो बहुत ध्यान से इस बात को सुनिएगा, ठीक है। अगर यादों में है तो यादों से बाहर निकलिएगा और बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि संविधान सभा एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, प्रतिनिधि निकाय है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो लोग जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, वो प्रतिनिधि कहां से आएंगे, वो रिप्रेजेंटेटिव कहां से आएंगे? सबसे पहले तो यही सवाल उठ रहा है। तो वो प्रतिनिधि कहां से आएंगे, इस बात का उत्तर कैबिनेट मिशन ने दिया कि प्रतिनिधि भारत के अलग अलग क्षेत्रों से, भारत के अलग अलग भाग से, और भारत के जो उस समय प्रांत थे, देसी रियासतों से, उन रियासतों और प्रांतों से आएंगे और अपने क्षेत्र, अपनी जनता, अपने वर्ग को रिप्रेजेंट करेंगे। अब सवाल उठता है कि कैसे आएंगे। तो उस समय जो भारत की स्थिति थी, अगर आप उस समय भारत की स्थिति देख लें, फिर उसके बाद हम लोग चार्ट पर आते हैं, तो मेरे भाई उस समय भारत की स्थिति कुछ इस तरह से थी कि भारत 2 भागों में बटा हुआ था। एक भारत था जिसे आप कहते थे ब्रिटिश प्रांत, जिसे अंग्रेजी भारत कहा जाता था, जहां पर ब्रिटिश प्रोविंसेस हुआ करते थे, ब्रिटिश प्रांत हुआ करते थे। ठीक है। और जो ब्रिटिश प्रोविंसेस यानी अंग्रेजी प्रांत हुआ करते थे, वहां सरकारें चला करती थी, गवर्नर हुआ करते थे, वहां पर पहले से विधायिका यानी विधानमंडल का अस्तित्व था। ठीक है। और एक थी प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट में राजा महाराजा हुआ करते थे, लेकिन ये अंग्रेजों के नियंत्रण में ही थे, अंग्रेजों की कठपुतली थे, जिसे देसी भारत कहा जाता था या देसी रियासतें कहा जाता था। ठीक है। अब यहां से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लोगों को आना है, यानी कहां से आना है, प्रिंसली स्टेट से आना है और अंग्रेजी प्रांतों से आना है। तो अंग्रेजी प्रांतों में तो सरकारें थी, जैसे आज देखो हमारे यहाँ प्रांतों में सरकारें हैं। तो अंग्रेजी प्रांतों से यह तय हुआ कि यहां से लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चुनकर जाएंगे, यानी इलेक्ट होकर जाएंगे। और यहां से जो लोग जाएंगे वो नॉमिनेट होकर जाएंगे, यानी मनोनीत होकर जाएंगे। अब चुनकर कैसे जाएंगे, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। वैसे ही चुनाव होगा जैसे आज राष्ट्रपति का चुनाव होता है, आज प्रेसिडेंट का इलेक्शन जैसे होता है, वैसे ही उस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन हुआ। आज राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, आज राष्ट्रपति का चुनाव इनडायरेक्ट होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के एसटीवीएस सिस्टम से होता है, यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम बाय द मींस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति द्वारा। हिंदी में बोल दो आदमी बेहोश हो जाए। ठीक है। तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति द्वारा। अब सवाल उठा कितने लोग जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने लोग जाएंगे और उस बात का निर्धारण कैसे होगा।
तो सबसे पहली बात यहां पर सुनिएगा, ठीक है, जैसे जैसे मैं बताता चल रहा हूं वैसे वैसे आप सुनते चलिए, कि सबसे पहली बात कि सीट का आवंटन यानी संविधान सभा में सीट का एलोकेशन कैसे होगा। तो एलोकेशन ऑफ सीट्स में यह तय हुआ कि प्रत्येक 10 लाख पर एक आदमी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाएगा। प्रत्येक 10 लाख पर एक आदमी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाएगा। और ऐसे में उस समय जो भारत की पॉपुलेशन थी वो लगभग 40 करोड़ के आसपास थी, यानी लगभग 40 करोड़ के आसपास थी। इसलिए यह तय हुआ कि 389 पीपल, यानी टोटल जो स्ट्रेंथ बनाई गई वो 389 लोगों की, टोटल 389 लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाएंगे, संविधान सभा में जाएंगे और एज अ रिप्रेजेंटेटिव वर्क करेंगे और संविधान बनाने में अपना योगदान देंगे। राइट। अब इसमें 389 में यह तय हुआ कि भाई 296 यानी 296 लोग कहां से आएंगे, जो अंग्रेजी भारत है वहां से आएंगे, और प्लस 93 लोग क्या होंगे, नॉमिनेट होंगे। तो 296 लोग ब्रिटिश भारत से आएंगे, और इस 296 में उस समय लगभग 11 प्रांत हुआ करते थे, और प्रांतों से 292 लोग आएंगे, और 4 लोग चीफ कमिश्नरी एरिया से आएंगे, यानी चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से आएंगे। तो मेरे भाई ये जो आपका चीफ कमिश्नरी क्षेत्र क्या थे, तो जैसे आज हमारे भारत देश में जैसे यूनियन टेरिटरी हुआ करती हैं, वैसे उस समय कुछ चीफ कमिश्नरी एरिया हुआ करते थे। चीफ कमिश्नरी एरिया हुआ करते थे, जैसे कौन कौन था, दिल्ली, कुर्ग, अजमेर, मेरवाड़ और ब्रिटिश बलूचिस्तान। दिल्ली, कुर्ग, अजमेर, मेरवाड़ और ब्रिटिश बलूचिस्तान, ये 4 थे। तो ये 4 चीफ कमिश्नरी एरिया से एक एक व्यक्ति जाएगा। कैसे जाएगा, चुनकर जाएगा। और 292 लोग कहां से चुनकर जाएंगे, 292 प्रांतों से चुनकर जाएंगे, 4 लोग चीफ कमिश्नरी एरिया से चुनकर जाएंगे। ठीक है, कितना हो गया, 296 हो गया। और 93 नॉमिनेट होंगे। नॉमिनेट कैसे होंगे, जो रियासत के प्रमुख हैं, जो रियासत के राजा महाराजा हैं, उनके द्वारा नॉमिनेट कर दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मैं किसी रियासत में हूँ, मेरा नाम विपुल त्रिपाठी है, और मैं किसी रियासत में हूँ, थोड़ा बहुत संविधान जानता हूँ, तो मुझे भेज दिया किसी राजा ने कि जाइए आप हमारे रियासत को रिप्रेजेंट करिए, है ना, हमारे रियासत को आप जाइए रिप्रेजेंट करिए। तो इस तरह से रियासतों से लोग मनोनीत होकर जाने थे। तो टोटल स्ट्रेंथ जो डिसाइड हुई वो 389। ठीक है। अब इसमें जो 296 लोग हैं चुनकर जाएंगे, इनका इलेक्शन कैसे होगा, तो मैंने आपको बताया कि ये जो 296 हैं, इन 296 का इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। यानी उस समय जो ब्रिटिश प्रोविंस हुआ करते थे, उस प्रोविंस में जो प्रतिनिधि चुनकर आए थे, उन प्रतिनिधियों के द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि चुने जाएंगे। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के एसटीवीएस सिस्टम से इलेक्शन होगा। जैसे इलेक्शन आज प्रेसिडेंट का होता है, वैसे सीटों का आवंटन उस समय एलोकेशन ऑफ सीट 3 वर्गों में किया गया। एक था आपका मुस्लिम, एक सामान्य, एक सिख। ध्यान देना, इस पे सवाल आता है, हिंदू, सिख और मुस्लिम लिख दिया जाता है, गलत हो जाता है। सीटों का आवंटन 3 प्रमुख समुदायों यानी 3 मेजर कम्युनिटीज में सीटों का आवंटन किया गया। ठीक, एक आपका सामान्य यानी जनरल में सारे आ गए, मुस्लिम और सिख को छोड़कर, और दूसरा सिख, और तीसरा आपका क्या, मुस्लिम। ठीक है। संविधान सभा का चुनाव हुआ, और संविधान सभा के चुनाव में मेरे भाई ध्यान रखिएगा इस बात को कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन में सबसे ज्यादा सीटें जीतकर आई कांग्रेस। कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन में सबसे ज्यादा सीटें जीती, 208 सीटें जीतती है कांग्रेस, 73 सीटें जीतती है मुस्लिम लीग और अन्य अदर्स, जिसमें कुछ इंडिपेंडेंस थे, कुछ छोटी छोटी पार्टियां हुआ करती थी। ठीक है, कुछ छोटी पार्टियां भी थी और कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हुआ करते थे। इधर देखिएगा अगर नहीं दिखाई पड़ रहे तो, देखिए। हाँ जी, तो मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन कितनी सीटों पर चुनाव हुआ, तो संविधान सभा का 296 यानी 296 सीटों पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन होगा। ठीक है, यही बात नीचे लिखी हुई थी, वही बात मैं फिर से बता दे रहा हूँ। और इस 296 सीटों पर 208 सीटें जीतेगी कौन, कांग्रेस। कांग्रेस 208 सीटें जीतेगी, 73 सीट मुस्लिम लीग जीतेगी। मुस्लिम लीग को कम सीटें मिली, इसीलिए देखिए अभी मुस्लिम लीग कहेगी कि हम पहली बैठक में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। आगे चल के जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग होगी, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग में मुस्लिम लीग पार्टिसिपेट नहीं करेगी। 15 सीटें अन्य, अन्य में कौन कौन था भैया, 15 सीटें अन्य, अन्य में छोटी छोटी पार्टियां हुआ करती थी और कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, उन्होंने ये सीटें जीती। अब यहां पर एक बात समझिएगा कि डॉक्टर अंबेडकर कौन सी सीट से जीत कर आए थे, तो डॉक्टर अंबेडकर एक सीट से जीत कर आए थे। पहले इस बात को मैं क्लियर कर दे रहा हूं
कि डॉक्टर अंबेडकर एक सीट से जीत कर आए थे, बंगाल की एक सीट थी जिसका नाम था जयसूल कुलना। लेकिन मेरे भाई, डॉक्टर अंबेडकर जयसूल कुलना सीट से जीत कर आए, लेकिन जब भारत और पाकिस्तान का भी डिवीजन होगा तो भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद वो सीट चली जाएगी पाकिस्तान में। अब वो सीट चली जाएगी पाकिस्तान में तो अंबेडकर सभा के सदस्य नहीं रह गए, लेकिन सभा के लोगों ने प्रयास किया कि अंबेडकर सभा में आए। प्रयासों में बी एन राव का नाम भी शामिल था कि देखो, राजेंद्र प्रसाद से लोगों ने कहा जाके, राजेंद्र प्रसाद जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष हुए, अभी आगे चल के पढ़ेंगे, कि डॉक्टर अंबेडकर को इस सभा की जरूरत नहीं है, बल्कि इस सभा को डॉक्टर अंबेडकर की जरूरत है। और यही कारण रहा कि बाद में बंबई की एक पूना सीट थी, पूना सीट से एम आर जयकर इलेक्ट हुए थे और उनको रिजाइन कराया गया और वहां बाई इलेक्शन कराया गया, और बाई इलेक्शन करा के फिर डॉक्टर अंबेडकर को सभा में लाया गया। वही डॉक्टर अंबेडकर जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में अपना योगदान दिए, वही डॉक्टर अंबेडकर जिनका योगदान बहुत सराहनीय रहा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तन मन से समर्पित होकर उन्होंने संविधान बनने में अपना योगदान दिया, और उनके योगदान के लिए ही उन्हें कंपाइलर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कह दिया जाता है, संविधान का रचयिता तक कह दिया जाता है। हालांकि संविधान बनाया संविधान सभा ने, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के योगदान के लिए उन्हें संविधान का रचयिता, संविधान का कंपाइलर कहा जाता है। केवी राव साहब ने तो उन्हें संविधान का पापा और मम्मी दोनों कहा, यानी जनक और जननी दोनों कहा। खैर, आगे आते हैं हम लोग। तो संविधान सभा का इलेक्शन आपने देख लिया, अब संविधान सभा का चुनाव आपने देख लिया, अब संविधान सभा का गठन हो गया। संविधान सभा की जो पहली बैठक होगी मेरे भाई, वो होगी फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये होगी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, और इस बैठक में 211 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, यानी 211 लोगों ने इस पहली बैठक में भाग लिया, संविधान सभा की पहली बैठक में। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जब पहली बैठक होती है तो उसमें कोई ना कोई तो एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो चेयर करे, कोई ना कोई तो एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो अध्यक्षता करे, जो चेयर करे। तो ऐसे में जब तक के लिए हम परमानेंट चेयरमैन नहीं चुन लेते, तब तक के लिए एक प्रोविजनल चेयरमैन, एक अस्थायी अध्यक्ष चुने गए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये फ्रेंच प्रैक्टिस है, फ्रांस से इंस्पायर होते हुए संविधान सभा के जो सीनियर मोस्ट पर्सनालिटी थे, सच्चिदानंद सिन्हा को ही अस्थायी अध्यक्ष क्यों बनाया गया? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, इसीलिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को एज ए प्रोविजनल चेयरमैन बनाया गया। प्रोविजनल चेयरमैन का मतलब यह है कि जब तक परमानेंट चेयरमैन नहीं आ जाते, तब तक के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को चेयर कौन करेगा? तब तक के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को चेयर करेंगे सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद संविधान सभा की दूसरी जो महत्वपूर्ण बैठक हुई, संविधान सभा की सेकंड इंपॉर्टेंट मीटिंग जो होती है, सेकंड इंपॉर्टेंट मीटिंग, दैट इज योर 11 दिसंबर 1946 को। और 11 दिसंबर 1946 को सेकंड इंपॉर्टेंट मीटिंग में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया, यानी राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के परमानेंट चेयरमैन बने। ठीक है, अब राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के परमानेंट चेयरमैन बने, यानी अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया राजेंद्र प्रसाद, जिनसे हर प्रतियोगी परीक्षा के छात्रों को इंस्पायर होना चाहिए। ये ऐसे व्यक्ति थे, बाबूजी के नाम से हम लोग इन्हें कहते हैं, और जितने भी कम्पिटिटिव वाले छात्र हैं सब इनसे इंस्पायर होते हैं, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद एक ऐसी पर्सनालिटी जिनकी कॉपी में एग्जामिनर ने लिखा था कि एग्जामिनी इज बेटर देन द एग्जामिनर, यानी परीक्षार्थी परीक्षक से भी बेहतर है। आजकल तो मास्टर ही अपने एरोगेंस में चूर रहते हैं, ईगो में चूर रहते हैं, वो किसी भी अभ्यर्थी को अपने से बेहतर मान ही नहीं सकते हैं, है ना। हालांकि ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा पढ़ेंगे, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप मुझसे भी बेहतर हो सकते हैं, है ना। कोई भी व्यक्ति समाज में कभी परफेक्ट नहीं होता है, सब में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, सब में कुछ ना कुछ चुनौतियां होती हैं, है ना। चुनौतियों को दूर करके जो आगे बढ़ता है, जो अपने आप को लगातार अपडेट करता है, जो अपने आप को लगातार जो भी गलतियां हैं उन गलतियों से सीख के आगे बढ़ता है, वो बेटर होता है ना। अगर आप ज़्यादा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप मुझसे भी बेहतर उत्तर लिखेंगे। आप खूब पढ़ेंगे तो आप मुझसे भी बेहतर हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक अध्यापक हमेशा परीक्षार्थी से बेहतर ही हो, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, लोग भले ऐसा मानते हों। तो हालांकि सोच देखिए, उस परीक्षक को भी मैं सलाम करता हूं कि जिसने ये लिखा था कि एग्जामिनी इज बेटर देन द एग्जामिनर। तो आज के दौर में यदि आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप सिविल सेवा के लिए आज के दौर में प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आंसर राइटिंग स्किल के लिए आपको ऐसी ही स्किल डेवलप करनी होती है, उत्तर लेखन के लिए आपको ऐसी ही स्किल डेवलप करनी होती है कि एग्जामिनर पढ़े। अगर आपने अपनी कॉपी एग्जामिनर को पढ़वा ली तो इसका मतलब है कि आप टॉपर हैं। आज की अवधारणा ऐसी ही चल रही है। तो खैर, शुरू करते हैं। तो राजेंद्र प्रसाद क्या बने? परमानेंट चेयरमैन बने। राजेंद्र प्रसाद परमानेंट चेयरमैन बने। ध्यान रखिएगा कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई,
अगली इंपॉर्टेंट मीटिंग, उसमें राजेंद्र प्रसाद अस्थाई अध्यक्ष बने, अस्थाई अध्यक्ष बने थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, एक बात यहां समझिए, कुछ और आपको प्रिसाइडिंग ऑफिसर के बारे में बता देता हूं संविधान सभा जो पूछा जाता है आपका, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के संवैधानिक सलाहकार, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, संविधान सभा के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे? ठीक है, तो ये थे वी एन राव। वी एन राव यानी वेनेगल नरसिंह राव, ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ध्यान रखिए, वी एन नरसिंह राव बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी थे। इनका योगदान सिर्फ भारत के संविधान को ही बनाने में नहीं रहा, बल्कि म्यांमार आदि के संविधान को भी बनाने में इनका योगदान रहा। ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पहले भारतीय जज रहे। अभी आप देखेंगे कि संविधान जब बनना शुरू होगा, संविधान का जो पहला मसौदा है, फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का पहला, अरे भाई एक बात बताइए कि आज संसद में कोई भी कानून बनने के लिए विधेयक लेके आया जाता है ना, उस पर चर्चा होती है, फिर वो कानून का रूप लेता है जब पारित हो जाता है। तो जैसे आज पार्लियामेंट में कोई भी लॉ बनाने के लिए पहले आप बिल लेकर आते हैं, पहले आप विधेयक लेकर आते हैं, वैसे ही उस समय जब संविधान बनना शुरू हुआ तो संविधान का जो पहला मसौदा था, संविधान का जो फर्स्ट ड्राफ्ट था, वो वी एन राव ने ही प्रस्तुत किया था। और इसी प्रथम मसौदे पर ही विचार करने के लिए एक समिति बनी जिसका नाम है ड्राफ्टिंग कमेटी, यानी प्रारूप समिति। और प्रारूप समिति फिर क्या करेगी? प्रारूप समिति फिर अंतिम मसौदा प्रस्तुत करेगी जिस पे 3 वाचन होंगे, 3 रीडिंग होगी, जिस पर चर्चा होगी। तो मेरे भाइयों, फर्स्ट ड्राफ्ट यानी संविधान का जो पहला मसौदा प्रस्तुत किया, वो पहला मसौदा प्रस्तुत किया था वी एन राव साहब ने, जिसमें 243 आर्टिकल और 13 अनुसूचियां थी। इसी पर विचार करने के लिए आगे चल के आप देखेंगे कि प्रारूप समिति बनेगी। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। यदि संविधान सभा के सचिव की बात करें तो संविधान सभा के सेक्रेटरी हो थे एच वी आयंगर। ठीक है, एच वी आयंगर ये संविधान सभा के सेक्रेटरी थे। ध्यान रखिएगा, जैसे आपने अभी पढ़ा कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, वैसे ही संविधान सभा के अस्थायी यानी प्रोविजनल डिप्टी चेयरमैन, ठीक है, अस्थायी उपाध्यक्ष का नाम भी आता है, ठीक है, कभी कभी एग्जाम में। तो अस्थायी उपाध्यक्ष प्रोविजनल डिप्टी चेयरमैन थे आपके फ्रैंक एंथनी। ठीक है, ये आंग्ल भारतीय समुदाय के नेता हुआ करते थे। इन्हीं के कहने से, इन्हीं के डिमांड करने से आपने सुना होगा कि लोकसभा में पहले 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट किया जाता था, लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों को नॉमिनेट किया जाता था। 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा उसे समाप्त कर दिया गया। और विधानसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबली में गवर्नर के द्वारा 1 आंग्ल भारतीय को नॉमिनेट किया जाता था। तो इसके पीछे की कहानी यही है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आंग्ल भारतीय समुदाय, एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन समझते हैं? एंग्लो इंडियन का अर्थ है कि पिता की तरफ से जिनके पूर्वज यूरोपियन हो और माता इंडियन हो। यानी भारत देश में बहुत सारे यूरोपीय आए जो यहीं ब्याह कर लिए, यहीं शादी कर लिए, फिर उनके जो बच्चे हुए उन्हें आंग्ल भारतीय कहा गया। आंग्ल भारतीय इंडियन होते हैं, उनके पास इंडियन पासपोर्ट होता है, तो ज़्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं, वो विदेशी नहीं है। तो आंग्ल भारतीय पिता की तरफ से जिनके पूर्वज यूरोपियन हो और माता इंडियन हो। आंग्ल भारतीयों के लिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन की मांग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इन्होंने ही की थी, यानी फ्रैंक एंथनी ने ही पॉलिटिकल रिजर्वेशन की डिमांड करी थी। और इन्हीं के डिमांड पर आगे चल के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक्सेप्ट भी किया था कि अगर भाई इनका रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ तो इनको नॉमिनेट किया जाएगा। हालांकि अब मनोनयन एंग्लो इंडियन का नहीं होता है, ना ही लोकसभा में, ना ही विधानसभा में, क्योंकि 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा उसे समाप्त किया गया। उसके पीछे का कारण यह रहा कि भाई इनकी संख्या बहुत कम हो गई। लॉ मिनिस्टर ने, पार्लियामेंट ने जवाब दिया था कि भैया 250 के आसपास संख्या ही बची है, तो ऐसे में इसे आगे बढ़ाना, है ना, ठीक नहीं है। चलिए, और अस्थायी अध्यक्ष आपने देखा, अस्थायी उपाध्यक्ष आपने देखा। अस्थाई यानी परमानेंट प्रेसिडेंट या परमानेंट चेयरमैन कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। उपाध्यक्ष के नाम भी पूछे जाते हैं, तो उपाध्यक्ष बने थे एच सी मुखर्जी। ठीक है, एच सी मुखर्जी और वीटी कृष्णामाचारी का नाम आता है उपाध्यक्ष में, ध्यान रखिएगा। आ जाते हैं भैया अगली इंपॉर्टेंट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, दैट इज योर 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 संविधान सभा की अगली महत्वपूर्ण बैठक। और मेरे भाइयों, संविधान सभा की जो अगली महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, इसके लिए अगर कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन सी बैठक थी, तो 5वीं लगाकर आया करिए। ठीक है, सबसे अथेंटिक 5वीं ही होती है। तो जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को एक प्रस्ताव लेकर आते हैं जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यानी उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव हमारा सपना था मेरे भाइयों, उद्देश्य प्रस्ताव हमारा ड्रीम था, हमारा सपना था कि हम भारत के संविधान को कैसा बनाना चाहते हैं, किस तरह के बनाना चाहते हैं, हम भारत की पॉलिटी को किस नेचर में ढालना चाहते हैं, हम
भारत के लोगों को, यानी हम भारत की जनता को, भारत के लोगों को हम क्या देना चाहते हैं, यानी भारत के लोगों को हम क्या देना चाहते हैं, भारत की पॉलिटी को हम कैसा बनाना चाहते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा सपना क्या है। तो सपना प्रस्तुत किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया उसका नाम है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, यानी उद्देश्य प्रस्ताव। और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल के प्रियम्बल का रूप लेगा। संविधान सभा ने इसे एक्सेप्ट किया 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, शुरुआत में एक्सेप्ट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सारे सदस्य कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं थे। संविधान सभा ने यह सोचा कि जब सदस्यों की संख्या हो जाए पर्याप्त तब इसे स्वीकार किया जाए। तो 22 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया गया। ध्यान रखिएगा, यह भी पूछा जाता है, यह भी पूछा जाता है। और यही उद्देश्य से प्रस्ताव आगे चल के किसका रूप लेता है? आगे चल के प्रस्तावना का रूप लेता है। वही प्रस्तावना जो हमारा सपना है, वही प्रस्तावना जो संविधान का ट्रेलर है, वही प्रस्तावना जो संविधान का इंट्रोडक्शन है, संविधान का परिचय है ना। जैसे लड़की देखने या लड़का देखने वाला वाकया कभी हुआ हो आपके साथ? तो देखिए, लड़की देखने वाले या लड़का देखने वाले जब आते हैं तो उसमें एक फूफा जी टाइप के लोग रहते हैं। वो बताते हैं कि हमारी लड़की बहुत सुंदर है, मास्टरनी है, घर बाहर सब संभाल लेती है, कंप्यूटर वगैरह सब बता रहे, एकदम एक्सपर्ट है, ठीक है, एकदम गऊ है। लड़के के लिए बताते हैं हमारा लड़का 5 साल प्रयागराज में रह के तैयारी किया है, पीडब्ल्यूडी में क्लर्क है, आज भी घर आता है तो भैंस का गोबर ले जाके खेत में फेंकता है, मसाला वसाला नहीं खाता है। यानी 26-27 साल की लड़की या लड़की को 2 मिनट में एक्सप्लेन कर दिए। 26-27 साल के लड़का या लड़की को 2 मिनट में एक्सप्लेन कर दिए। वैसे ही प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जो पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को एक पेज में बता देती है कि यानी कॉन्स्टिट्यूशन क्या चाहता है, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या ऑब्जेक्टिव है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रियम्बल इज अ फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना संविधान का दर्शन है, प्रस्तावना संविधान का गोल है, प्रस्तावना संविधान का इंट्रोडक्शन है, प्रस्तावना संविधान की बेसिक समरी है। राइट, तो चलिए, तो 13 दिसंबर 1946 को अपना ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आ गया। लेकिन इसके बाद आप कहानी थोड़ा समझिएगा। आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा में कुछ परिवर्तन आएंगे। स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा में कुछ परिवर्तन आएंगे, यानी आफ्टर इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कुछ चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा? सबसे पहली बात, 3 चेंजेस आपको ध्यान रखना है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो परिवर्तन आएंगे उन परिवर्तनों में आपको 3 चेंजेस ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक सॉवरेन बॉडी बनी, संप्रभु निकाय बनी। संप्रभु निकाय का क्या मतलब होता है? संप्रभु का अर्थ होता है कि कोई व्यक्ति या कोई संस्था अगर अपने आंतरिक और बाहरी निर्णय यानी इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजन फ्रीली ले सके, यानी आंतरिक और बाहरी निर्णय स्वतंत्रता पूर्वक ले सके, तो उसे संप्रभु कहा जाता है। अब ये संविधान सभा है, तो संविधान सभा, हालांकि जब शुरुआत में संविधान सभा बनी थी तब भी किसी दबाव में नहीं थी, है ना, वो अपने निर्णय स्वतंत्रता से ही ले रही थी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ब्रिटिश कंट्रोल में हम थे, तो मीटिंग वगैरह पर ब्रिटिश कंट्रोल था, क्योंकि अंग्रेजों का शासन तो चल ही रहा था। आज़ाद तो हम 1947 में हुए, तो ऐसे में हम फुल्ली सोवरेन उसे नहीं कह सकते। लेकिन आज़ादी के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक संप्रभु निकाय बनी, यानी आज़ादी के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक सॉवरेन बॉडी बनी। दैट मीन्स कि संविधान सभा अब अपने डिसीजन फ्रीली ले सकती है, यानी संविधान सभा अब अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय स्वतंत्रता पूर्वक ले सकती है। कोई भी बाहरी इंस्टीट्यूशन, कोई भी बाहरी देश, कोई भी बाहरी संस्था, कोई भी बाहरी व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखना है आपको। दूसरी बात, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अब संविधान ही अकेले बनाने का काम नहीं करेगी, बल्कि वो एज ए लेजिस्लेचर भी वर्क करेगी। एज ए लेजिस्लेचर वर्क करेगी मींस मतलब विधानमंडल के तौर पर भी काम करेगी, यानी कानून बनाने का भी कार्य करेगी। अच्छा, इसके पीछे का लॉजिक अगर आप नहीं समझ रहे हो तो थोड़ा सा समझिए कि संविधान सभा भारत देश में जब पहली संसद बनेगी, इधर मैं आपको समझाता हूं कि भारत देश में पहली संसद 1952 में बनी, 1952 में बनी। अब 1947 में देश आजाद हो गया, तो 1947 से लेके 1952 तक कोई ना कोई एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए ना, कोई ना कोई एक संस्था, कोई ना कोई एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो लॉ मेकिंग का काम करे। अरे भाई, सामान्य कानूनों की भी जरूरत तो देश के पॉलिटिकल सिस्टम को चलाने के लिए है। ऑर्डिनरी लॉज की भी तो जरूरत देश के पॉलिटिकल सिस्टम को चलाने के लिए होगी। 1947 से 52 तक सामान्य कानूनों की भी तो जरूरत पड़ेगी। तो सामान्य कानून कौन बनाएगा?
संविधान तो संविधान सभा बना रही है, लेकिन अन्य कानून की जो जरूरत पड़ेगी उनको कौन बनाएगा? तो जब तक संसद गठित नहीं हो जाती, ध्यान से सुनिएगा, जब तक संसद गठित नहीं हो जाती, यानी जब तक पार्लियामेंट नहीं बन जाती, तब तक संविधान सभा एज अ इंटरिम पार्लियामेंट वर्क करेगी। इंटरिम पार्लियामेंट का मतलब है अंतरिम संसद के तौर पर कार्य करेगी, यानी विधायिका के तौर पर कार्य करेगी। विधायिका मीन्स विधि बनाने की संस्था। ध्यान रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी संविधान सभा ने स्वतंत्रता के बाद दो काम किए। पहला काम उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का किया, ठीक है, संविधान बनाने का किया। और जब संविधान बनाने का काम करती थी तब उसकी अध्यक्षता करते थे बाबूजी यानी राजेंद्र प्रसाद। और दूसरा काम उन्होंने अंतरिम संसद के तौर पर कार्य किया, यानी विधायिका के रूप में कार्य किया। विधायिका के रूप में कार्य किया, और विधायिका के रूप में कार्य किया तो अध्यक्षता करते थे जीबी मावलंकर। वही जीबी मावलंकर जो भारत देश में जब पहली संसद बनेगी, पहली लोकसभा बनेगी, तो पहली लोकसभा के पहले लोकसभा स्पीकर बनेंगे और राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति बनेंगे। तो ये दोनों बातें आप समझ गए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का भी काम कर रही है, संविधान बनाने का काम कर रही है। और जब संविधान बनाने का काम कर रही है तब अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? राजेंद्र प्रसाद कर रहे हैं। और जब ये लेजिस्लेचर के तौर पे वर्क कर रही है, या विधायिका के तौर पे वर्क कर रही है, या इंटरिम पार्लियामेंट के तौर पर काम कर रही है, अंतरिम संसद के तौर पर काम कर रही है, तब उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं गणेश वासुदेव मावलंकर। क्लियर है बात? विभाजन के बाद अब जाहिर सी बात है कि भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तो ये जो संख्या आपकी 389 थी, ये 389 की संख्या घटकर आ गई 299 पर। ठीक है, 299 पर ये संख्या घटकर आ गई, यानी अब संविधान सभा की जो स्ट्रेंथ होगी वो 299 होगी। भारत के विभाजन के बाद अब ऐसा देखा गया कि शुरुआत में क्या हुआ कि शुरुआत में देसी रियासतों के जो मेंबर थे वो संविधान सभा में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है कि भारत लोकतंत्र बन रहा था, भारत डेमोक्रेसी बन रहा था। और लोकतंत्र में क्या होता है आप जानते हैं ना, कि डेमोक्रेसी में जनता मालिक होती है। डेमोक्रेसी में आप प्रधानमंत्री से आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछेंगे, है ना। डेमोक्रेसी में आप ऐसे चलेंगे, ऐसे, और सवाल पूछेंगे। और डेमोक्रेसी में जो रूलर है, जो शासक है, वो ऐसे चलेगा। देखो ना, वोट मांगने के लिए जब आते हैं विधायक जी, सांसद जी, तो कैसे आते हैं? ऐसे आते हैं। और आप ऐसे करके खड़े हो सकते हैं ना। ना देखो, ग्राम प्रधान का इलेक्शन होता है, प्रधान आता है, चल लेट जाता है लंबा लंबा, ठीक है, कहता आपकी बार उद्धार करिए। और लेकिन राजतंत्र में क्या है? राजतंत्र में राजा ऐसे चलता है सीना तान के, और जनता ऐसे सर झुकाए खड़ी रहती है। अगर आपने घूर दिया तो राजा सर कटवा देगा। और लोकतंत्र में उसी राजा को ऐसे चलना पड़ेगा। तो कोई भी राजा ये चाहेगा कि हम डेमोक्रेसी में शामिल हों, जहां जनता मालिक हो, हमें जनता के सामने ऐसे करके जाना पड़े। पहले हम जनता के सामने ऐसे करके जाते हैं तलवार खोस के। तो इसीलिए बहुत सारी रियासतें भारत देश में नहीं आना चाहती थी, लेकिन धीरे धीरे रियासतों ने भारत देश में आना शुरू किया। और लगभग लगभग लास्ट तक लगभग रियासतों ने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पार्टिसिपेट किया। हैदराबाद को छोड़कर लगभग सभी रियासतों ने भाग लिया। हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसने लास्ट तक भारत की संविधान सभा में पार्टिसिपेट नहीं किया। अब रियासतों की क्या कहानी है, इसको हम पार्ट 1 जब पढ़ने लगेंगे तो वहां डिस्कस करेंगे। अभी हम इस पर रियासतों पर नहीं चलते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि भाई आफ्टर इंडिपेंडेंस हम लोगों ने देख लिया कि भाई स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा में क्या परिवर्तन आए। अब स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा में क्या परिवर्तन आए ये आपने देखा। अब संविधान बनना शुरू होगा। संविधान बनना शुरू होगा तो कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर ड्राफ्ट होना चाहिए ना, जिस पर चर्चा हो। तो संविधान का जो प्रथम मसौदा है, संविधान का प्रथम मसौदा, दैट मीन्स कि फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसने प्रस्तुत किया भैया? संविधान का प्रथम मसौदा, फर्स्ट ड्राफ्ट, जिस पर विचार करेंगी समितियां, जिस पर प्रारूप समिति विचार करेगी। 243 आर्टिकल थे इसमें, 243 अनुच्छेद थे, और मेरे भाई 13 शेड्यूल थी, 13 अनुसूचियां हुआ करती थी। ठीक है, ये प्रस्तुत हुआ। और इसी पर विचार करने के लिए आप देखेंगे कि इसी पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन होगा, और उस समिति का नाम होगा मेरे भाई ड्राफ्टिंग कमेटी, यानी प्रारूप समिति। अब यहां पर एक सवाल ये उठता है कि क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने समितियों के माध्यम से कार्य किया? क्या संविधान सभा ने समितियों के माध्यम से कार्य किया, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कमेटीज के माध्यम से कार्य किया? जी हां,
संविधान सभा ने समितियों के माध्यम से कार्य किया। क्यों भाई संविधान सभा ने समितियों के माध्यम से कार्य क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि समितियों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक्सपर्टाइज, विशेषज्ञता प्रदान की। समितियों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बर्डन को कम किया। तो संविधान सभा ने समितियों के माध्यम से कार्य किया तो अलग अलग छोटी बड़ी समितियां कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बनेंगी और उन कमेटियों उन समितियों की रिपोर्ट पर सभा विचार करेगी, जिसमें जो सबसे प्रमुख समिति बनेगी आपकी, जिसका नाम है मेरे भाइयों ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति एक ऐसी समिति थी, इसका मुख्य कार्य यही था कि बीएन राव के द्वारा जो मसौदा प्रस्तुत किया है, वीएन राव के द्वारा जो मसौदा प्रस्तुत किया गया है उस मसौदे पर विचार करना। ठीक है, यानी ये जो 243 आर्टिकल्स हैं और 13 शेड्यूल हैं यानी 13 अनुसूचियां हैं, इस पर विचार करने के लिए क्या बनेगी? प्रारूप समिति बनेगी यानी ड्राफ्टिंग कमेटी बनेगी। और ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन बने मेरे भाई वो थे आपके डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर प्रारूप समिति के चेयरमैन। और इसके मेंबर के नाम आपके यहाँ एग्जाम में बहुत पूछ लिए जाते हैं कि कभी कभी ऐसे सवाल आ जाता है कि कौन ड्राफ्टिंग कमेटी का सदस्य निम्न में से था, कौन ड्राफ्टिंग कमेटी का सदस्य नहीं था। इस तरह से सवाल भी आपके यहाँ पूछे जाते हैं। तो एक फर्जी सी ट्रिक मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, हालांकि सिविल सर्विसेज में ट्रिक्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन ठीक है आप थोड़ा एंटरटेन हो जाएं इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया कान से नाक तक। ठीक है, तो के से कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, के एम मुंशी, उनके बारे में ये भी सवाल पूछा जाता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे, तो कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। ए से अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, साउथ इंडियन है ना, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। एन से एन गोपाला स्वामी अयंगर। से सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला ड्राफ्टिंग कमेटी के एकमात्र मुस्लिम सदस्य। एन से एन माधवराव और टी से टी कृष्णामाचारी। तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि ड्राफ्टिंग कमेटी में कौन कौन थे? एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद शादुल्ला, एन माधवराव और टी कृष्णामाचारी। हाँ, लेकिन एक बात और ध्यान रखना है यहाँ पर ड्राफ्टिंग कमेटी के 2 सदस्य ऐसे थे जो रिप्लेस हुए। एक थे एन माधवराव, एन माधव माफ कीजिएगा, एक थे बीएल मित्रा। बीएल मित्रा का स्वास्थ्य खराब हो गया था और बीएल मित्र की जगह ली थी एन माधवराव ने। ध्यान रखिए, बीएल मित्र का स्वास्थ्य खराब हो गया था और उनकी जगह ली थी एन माधवराव ने। और अगले आपके डीपी खेतान, डीपी खेतान की मृत्यु हो गई थी तो उनकी जगह ली थी टी कृष्णामाचारी में। ध्यान रखिएगा, एन माधवराव बीएल मित्र की जगह आए थे, बीएल मित्र का स्वास्थ्य खराब हो गया था। टी कृष्णामाचारी डीपी खेतान की जगह आए थे और डीपी खेतान की मृत्यु हो गई थी। प्रारूप समिति का गठन हमारे भारत देश में 29 अगस्त 1947 को 29 अगस्त 1947 को भारत देश में प्रारूप समिति का गठन हुआ यानी ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ। प्रारूप समिति एक ऐसी समिति थी जिसका काम था एक ऐसा ड्राफ्ट तैयार करना, एक ऐसा प्रारूप तैयार करना जिस पर संविधान सभा क्या करेगी? चर्चा करेगी, जिस पर संविधान सभा में अमेंडमेंट आएंगे, जिस पर संविधान सभा में डिस्कशन होंगे और फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होगा। ये काम किसका था? ये काम ड्राफ्टिंग कमेटी का था, प्रारूप समिति का था। एक तरीके से बीएन राव के द्वारा जो फर्स्ट ड्राफ्ट दिया गया था उस पर विचार करना, ये काम किसका था? ये ड्राफ्टिंग कमेटी का था। तो खैर, क्या ड्राफ्टिंग कमेटी के अलावा कुछ अन्य समितियां भी थी जिन समितियों के माध्यम से संविधान सभा ने कार्य किया? तो जी हाँ, कुछ और समितियां हम लोग देख लेते हैं जो अपने यहाँ इंपॉर्टेंट है। जैसे एक थी यूनियन पावर कमेटी यानी संघ शक्ति समिति। तो यूनियन पावर कमेटी, संघ शक्ति समिति के चेयरमैन पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। राज्य समिति या इसे आप राज्यों के लिए समझौता समिति के नाम से जानते हैं। ठीक है, राज्यों के लिए समझौता समिति। अब राज्यों के लिए समझौता समिति, इसके चेयरमैन कौन थे? इसके चेयरमैन भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। राज्यों के लिए समझौता समिति। संघीय संविधान समिति, तो यूनियन पावर कमेटी, संघीय शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, राज्यों के लिए समझौता समिति, ये 3 समितियां ऐसी थी जिसके चेयरमैन पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। साथ ही साथ ऐसे राजेंद्र प्रसाद को लेकर देख लीजिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया नियम समिति, प्रक्रिया नियम समिति, प्रोसीजर ऑफ रूल्स कमेटी, प्रोसीजर ऑफ रूल्स कमेटी, इसके चेयरमैन राजेंद्र प्रसाद थे। स्टीयरिंग कमेटी, संचालन, स्टीयरिंग जानते हो ना, गाड़ी वाली जो स्टीयरिंग होती है, चलाना है ना, तो सभा का संचालन कौन कर रहा था? राजेंद्र प्रसाद। तो स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन राजेंद्र प्रसाद थे। इसी से संबंधित एक सवाल और पूछा जाता है, एडहॉक कमेटी, झंडा, है ना,
झंडा समिति थी जो कि एडहॉक कमेटी थी, तदर्थ समिति थी। तो झंडा समिति के भी चेयरमैन कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। कहीं कहीं किसी किसी किताब में झंडा समिति को लेकर जेवी कृपलानी लिखा है, वो गलत है, उसको लाल कलम से काट दीजिएगा। एक्चुअली हुआ क्या था कि एक बार लोक सेवा आयोग ने झंडा समिति का चेयरमैन पूछा और आंसर की में उन्होंने गलत जेवी कृपलानी दे दिया। अब जब गलत जेवी कृपलानी दे दिया तो वो अलग अलग किताबों में, मैगजीन में छप गया और आज भी गलत छपता हुआ चला आ रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जेबी कृपलानी किसी झंडा समिति के अध्यक्ष नहीं थे, बल्कि झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो प्रमुख समितियों की चर्चा मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। आगे आ जाते हैं सरदार पटेल। तो सरदार पटेल में सबसे पहले ध्यान रखिए मुझे सुनने पे ज़्यादा फोकस किया करिए, ना कि ये जो है माया देखने पर। ठीक है, ये सब माया है। जितना आप सुनेंगे उतना बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो मुझे पता है कि जब आप पीपीटी या पीडीएफ मोड में चीज़ें रहती हैं तो आप ज़्यादा आकर्षित उधर हो जाते हैं, तो मुझे सुनने पर ज़्यादा फोकस करिए। तो यदि आप सरदार पटेल की बात करें तो प्रांतीय संविधान समिति यानी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी के चेयरमैन सरदार पटेल थे। मौलिक अधिकारों पर एडवाइजरी कमेटी बनी हुई थी, तो फंडामेंटल राइट के लिए जो परामर्शदात्री समिति थी उसके भी चेयरमैन सरदार पटेल थे। माइनॉरिटीज से संबंधित, अल्पसंख्यकों से संबंधित एडवाइजरी कमेटी थी, इस पर भी, इसके भी चेयरमैन सरदार पटेल थे। ट्राइबल अफेयर से रिलेटेड एडवाइजरी कमेटी, उसके भी चेयरमैन कौन थे? सरदार पटेल थे। और साथ ही साथ ये ध्यान रखने योग्य बात है, इस पे स्टार मार्क करिए कि प्रांतीय संविधान समिति के चेयरमैन सरदार पटेल, ये बहुत पूछा जाता है। इसके साथ ही कुछ उप समितियां भी थीं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। उप समितियों में दो उप समितियां ऐसी हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा आपके यहाँ एग्जाम में पूछी जाती हैं। एक है अल्पसंख्यक सब कमेटी, ठीक है, यानी मौलिक अधिकार, माफ कीजिएगा, अल्पसंख्यक माइनॉरिटी सब कमेटी, जिसके चेयरमैन थे एच.सी. मुखर्जी। और दूसरी है आपकी फंडामेंटल राइट सब कमेटी, जिसके चेयरमैन थे आपके जेवी कृपलानी। ये दोनों उप समितियां आपको याद रखना है। सब कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट जेवी कृपलानी, एच.सी. मुखर्जी, सब कमेटी ऑन माइनॉरिटीज। अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी, मौलिक अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी। उत्तर पूर्वी सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए उप समिति बनी थी, जिसके चेयरमैन थे गोपीनाथ बरदोई साहब। ठीक है, एक समिति सुप्रीम कोर्ट समिति थी, जिसके चेयरमैन थे एस वार्दाचार्य। कार्य संचालन समिति भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। जैसे संचालन समिति आपने पढ़ा ना, तो इसमें कंफ्यूजन कभी कभी हो जाती है। संचालन समिति के चेयरमैन आपने क्या देखा? तो संचालन समिति के चेयरमैन आपने देखा स्टीयरिंग कमेटी राजेंद्र प्रसाद। अगर आपसे पूछ लिया जाए कार्य संचालन समिति, तो मेरे भाई कार्य संचालन समिति के चेयरमैन थे कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, यानी के.एम. मुंशी। तो के.एम. मुंशी से रिलेटेड एक तो सवाल ये पूछा जाता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के एकमात्र कांग्रेसी सदस्य के.एम. मुंशी। दूसरा सवाल यह पूछा जाता है कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। तो भाई देख लीजिए, अगर मुंह से मेरे सदस्य निकला हो तो माफ करिएगा, अध्यक्ष हैं भाई सब मौलिक अधिकारों के उप समिति के अध्यक्ष जेवी कृपलानी, उप समिति के अध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी, सरदार पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष है ना। हाँ, फ्लो में बहुत तेज राजधानी एक्सप्रेस के तौर पर जब मैं चलने लगता हूँ तो कभी कभी कुछ और निकल जाता है, तो आप जज्बाती मत होइएगा, भावनाओं को समझिएगा, है ना। भावनाओं को समझना है, जज्बाती बिल्कुल नहीं होना है। चलिए, अब आते हैं संविधान निर्माण का वास्तविक प्रारंभ, एक्चुअल स्टार्ट ऑफ द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, संविधान निर्माण का वास्तविक प्रारंभ। तो संविधान निर्माण के वास्तविक प्रारंभ में अगर आप देखेंगे तो डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, प्रारूप प्रस्तुत किया गया, विचार के बाद इसी प्रारूप पर चर्चा होगी। यानी ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति ने बी.एन. राव के मसौदे पर विचार करते हुए, एग्जामिन करते हुए जो फाइनल ड्राफ्ट प्रेजेंट करेगी, उसी पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चर्चा होगी। और इसके लिए संविधान सभा में 3 वाचन होंगे। ठीक है, इसके लिए संविधान सभा में 3 वाचन होंगे, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 3 रीडिंग्स होंगी। किसके लिए 3 रीडिंग होगी भैया? ये जो आया है अंतिम प्रारूप आपका, इसी प्रारूप पर तो चर्चा होगी, इसी प्रारूप पर चर्चा होगी, फिर फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन आपका निकल कर सामने आएगा, है ना।
तो इस प्रारूप पर चर्चा होगी। तो ये 3 रीडिंग संविधान सभा में होगी। प्रथम वाचन, अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान को बनाने में कुल कितने वाचन हुए, तो संविधान को बनाने में कुल 3 वाचन हुए। फर्स्ट रीडिंग, ठीक है, सेकंड रीडिंग, दूसरा वाचन, थर्ड रीडिंग, तीसरा वाचन। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि पहली, दूसरी और तीसरी रीडिंग कब कब हुई। क्या बताना है कमेंट सेक्शन में? ये बताना है कि पहला वाचन कब से लेके कब तक चला, दूसरा वाचन कब से लेके कब तक चला, तीसरा वाचन कब से लेके कब तक चला। कमेंट सेक्शन भर जाना चाहिए, सबको बताना है, क्योंकि इससे चीज़ें याद भी होंगी। और दूसरी बात, आपको ये सेशन कैसा लगा इस बात को भी लेकर कमेंट करना है। तो आज के लिए इतना ही। ये था आपका मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पहला पार्ट। अब इसके बाद कल इसका दूसरा पार्ट होगा। कल इसका दूसरा पार्ट होगा तो संविधान का निर्माण हम लोग का समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग अगले टॉपिक पर चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, बहुत ज़्यादा 1-1.5 घंटे का सेशन नहीं बनाएंगे, ठीक है? क्योंकि अगर कम समय का सेशन रहता है तो आपकी रुचि भी देखने में रहती है, आप फटाक से देख लेते हैं। और कुछ लोग तो स्पीड बढ़ा के जल्दी से आधे घंटे में देख लेते हैं। तो ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों के मध्य ज़रूर शेयर करिए। आपने ये बात कही थी कि पूरी पॉलिटी पढ़ाइए फ्री में, इसलिए मैं पूरी पॉलिटी लेकर आया हूँ, खासकर प्रीलिम्स के लिए। और ये पॉलिटी आपके भीतर कॉन्सेप्चुअल अप्रोच 100% डेवलप करेगी, अगर आप लगातार इसे देखते रहेंगे और मेरे साथ बने रहेंगे। तो मेरी जिम्मेदारी है कि सरलता से आपको समझाना, मेरी जिम्मेदारी है कि जो चीज़ें आपके एग्ज़ाम के अनुकूल हैं उन्हें बताना, मेरी जिम्मेदारी है कि ईमानदारी से जितना मुझे आता है, जो मुझे लगता है कि एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट है उसे बताना, और आपकी जिम्मेदारी है इस शो को भी हिट कराना, ठीक है? तो चलिए, आज के लिए इतना ही। बाकी हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे तो आगे की कहानी को क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। एक बात और समझिए कि यदि आप हमारे स्टडी आईक्यू के साथ जुड़ना चाहते हैं, यानी स्टडी आईक्यू के साथ जुड़कर आप कंप्लीट अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं मेरे भाई, तो ध्यान रखिए, हमारा स्टडी आईक्यू परिवार आपके लिए एक प्रोग्राम चलाता है। दैट प्रोग्राम इज नोन एज आरंभ। आरंभ एक ऐसा बैच होता है मेरे भाइयों जिसमें कंप्लीट प्रिपरेशन, आपको प्री, मेंस और इंटरव्यू की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। आरंभ बैच के बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए, बैच में इनरोल करने के लिए आप जाइए studyIQ.com पर। जैसे देखिए अभी मैं गया, यहाँ पर मैंने क्या लिखा गूगल पे, स्टडी आईक्यू। अब स्टडी आईक्यू की वेबसाइट ओपन हो गई, स्टडी आईक्यू की वेबसाइट ओपन हो गई। उसके बाद मैं गया यहाँ स्टेट पीसीएस पर। स्टेट पीसीएस पर जाने के बाद मैं गया उत्तर प्रदेश पर। उत्तर प्रदेश पर जब मैं गया तो देखो यहाँ पर कितने बैचेज हैं। यदि आप पूरा का पूरा कंप्लीट फाउंडेशन पढ़ना चाहते हैं, प्री, मेंस, इंटरव्यू तीनों की तैयारी, तो इसके लिए है आरंभ 18.0। यदि आप प्योर मेंस के लिए पढ़ना चाहते हैं, प्योर मेंस, सिर्फ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उसके लिए आलेखन 2.0। और यदि आप सिर्फ प्री ओरिएंटेड पढ़ना चाहते हैं तो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स लाइव कोर्स 2026 बैच सेकेंड। और यदि आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो ये है यूपीपीसीएस प्रीलिम टेस्ट सीरीज 2026। तो जो भी, जिस भी चरण में आपकी तैयारी चल रही हो, उस चरण के हिसाब से आप कोर्सेज को सिलेक्ट करिए। इनरोल कैसे करेंगे? बाय नाउ पर जाएंगे। यहाँ जैसे आप बाय नाउ पर गए तो यहाँ 2 तरह के कोर्सेज होते हैं, एक गोल्ड एक प्लेटिनम, ठीक है? गोल्ड में पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ाया जाता है। पूरा सिलेबस जिनको पढ़ना है उनके लिए गोल्ड है, और जिनको टेस्ट सीरीज और किताब के अलावा कुछ नहीं खरीदना है उनके लिए प्लेटिनम है। प्लेटिनम एक ऐसा कोर्स है जिसमें कंप्लीट सारगर्भित अप्रोच के साथ आपको तैयारी दी जाएगी। उसमें आपको एक मेंस का, एक प्री का, एक आंसर राइटिंग का, एक एनसीईआरटी का कोर्स एक्स्ट्रा दिया जाता है, किताबें आपके घर जाती हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 9289996923। यहाँ कॉल करिएगा, मेरा नाम बताइएगा, आपको प्रॉपर काउंसलिंग मिलेगी, ठीक है? और डाउनलोड करके आप पूरा का पूरा फीचर जान सकते हैं। यहाँ आप जाएंगे बाई नाउ पर, अपना नंबर एंटर करेंगे, नंबर एंटर करने के बाद ओटीपी डालेंगे, फिर कोड लगाने का ऑप्शन आता है। इस तरह से देखो, यहाँ कोड लगाने का ऑप्शन आता है, यहाँ पर आप लगाइए VL लाइव। ये कोड अगर आप लगाएंगे VL लाइव तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, और डिस्काउंट के साथ आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। खूब खुश रहिए, खूब स्वस्थ रहिए, खूब मोटाइए। मोटाने का अर्थ फूलना नहीं है, मोटाने का अर्थ है बी हेल्दी, स्वस्थ रहना। और साथ साथ एक बात और ध्यान रखिएगा, 20 मिनट सो भी देखिए जो कि सुबह 7 बजे आता है। नमस्कार।